हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एब स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट जनवरी 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एप स्टडी क्लासेस के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एप स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो द क्वेश्चन इज, हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 यहाँ पर दी हुई है। लिस्ट 1 में हमारे पास टीचिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं और यहाँ पर उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। हमें मैच करके बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। सो लिस्ट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है टीचिंग एड्स, चॉक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड मूक। और लिस्ट 2 में कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो लिस्ट 2 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन। सो ऑनलाइन एजुकेशन को हम किसके साथ मैच करेंगे? सो ऑनलाइन एजुकेशन हमारा मैच होगा मूक्स के साथ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो डी के साथ हमारा 1 यहाँ पर मैच हो जाएगा। राइट, डी के साथ 1 होगा तो हमारा फर्स्ट भी गया, सेकंड भी गया। नॉन प्रोजेक्टेड एड की अगर हम बात करें, सो हमारा जो चॉक बोर्ड है वो हमारा एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है। जो हमारे टीचिंग एड है वो दो तरह के होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एंड प्रोजेक्टिव। सो जो प्रोजेक्टिव हमारे एड्स होते हैं वो टीचिंग एड्स होते हैं जिनको हमें किसी प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमारी पीपीटी, हमारी स्लाइड्स। राइट, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स को हमें किसी प्रोजेक्टिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। सो चॉक बोर्ड हमारा नॉन प्रोजेक्टिव एड आएगा। इसके अलावा मेक टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। राइट, टीचिंग और लर्निंग को इंटरेस्टिंग क्या करता है? तो ओवरऑल अगर हम टीचिंग एड्स की बात करें तो ये हमारी टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और हमारा प्रोजेक्टिव एड कौन सा होगा? सो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये हमारा एक प्रोजेक्टिव एड है, क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम जो भी कंटेंट होगा, जो भी टीचिंग का हमारा मटेरियल होगा उसको हम प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए के साथ 3, बी के साथ 2, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स फॉर इन्फ्रेंस मेथड ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जो हमारा इन्फ्रेंस मेथड है लर्निंग का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके स्टेप्स हमें दिए हुए हैं, हमें इन स्टेप्स को अरेंज करके बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सो इन्फ्रेंस मेथड ऑफ लर्निंग होता क्या है? सो इन्फ्रेंस मेथड हमारा जो हमारा लर्निंग का है उसमें हमारा फोकस होता है कि जो लर्नर्स की लॉजिकल एबिलिटीज हैं वो डेवलप हो। हमारा एक कोग्निटिव मेथड है लर्निंग का। राइट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हमारा फोकस होता है, लॉजिक के ऊपर हमारा फोकस होता है। तो इसे हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं इन्फ्रेंस मेथड ऑफ लर्निंग में। तो जो स्टेप्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं वो है कंक्लूजन, रीजन, प्रोपोजिशन, एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए सबसे पहले, हाँ, पहला जो हमारा स्टेप आता है, सबसे पहला स्टेप हमारा आता है प्रोपोजिशन यानी कि सी। तो हम सबसे पहले जो है वो प्रोपोजिशन अपनी बनाएंगे। प्रोपोजिशन का बेसिकली मतलब होता है एक अजम्पशन हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, कुछ अज्यूम हम बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने एक प्रोपोजिशन जो है वो बनाई है। उस प्रोपोजिशन के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है रीजन। राइट, हम रीजनिंग देंगे, हम लॉजिक देंगे कि हम इन्हें ये जो प्रोपोजिशन है वो क्यों बनाई है, तो उसका रीजन यहाँ पर हम देंगे। रीजन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा एग्जाम्पल। हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू अवर रीजनिंग। जब हमने प्रोपोजिशन दी है उसकी रीजनिंग हमने दे दी, अब जो रीजनिंग हम दे रहे हैं, जो लॉजिक हम दे रहे हैं, उसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देना है। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन हमारी हो रही है, वो हमें यहाँ पर बताना है। कोई कंसेप्ट हमने लिया है, कोई अजम्पशन हमने ली है, उसके रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे एप्लीकेशन में। और जो हमारा लास्ट स्टेप आएगा वो होगा हमारा कंक्लूजन। तो एंड में हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर बनेगी CBDEA। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो हमारा फोकस होता है इन्फ्रेंस मेथड ऑफ लर्निंग में, वो होता है कि हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, हमें लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। वो हमारा मेन फोकस होता है इन्फ्रेंस मेथड ऑफ लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। सो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऐसे एड्स जिनके लिए हमें किसी प्रोजेक्टिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है अपने टीचिंग मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए, उनको हम नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है
है पीडियास्कोप, ऑडियो केसलेट्स, फिल्म स्ट्रिप एंड स्लाइड्स, मॉडल्स एंड प्लास्टिक ग्राफ। तो अगर हम बात करें नॉन प्रोजेक्टेड एड्स की, यानी कि ऐसे एड्स जहां पर हमें किसी प्रोजेक्टिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है, तो देखिए एडियोस्कोप में प्रोजेक्टिंग डिवाइस की जरूरत हमें जो है वो पड़ती है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑडियो केसलेट जो है, यस दिस इज अवर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, यहाँ पर हमें किसी प्रोजेक्टिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है। फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड्स चलाने के लिए हमें प्रोजेक्टिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। आगे हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स भी हम दिखा सकते हैं बिना किसी प्रोजेक्टिंग डिवाइस के, और प्लास्टिक ग्राफ भी दिखाया जा सकता है बिना किसी प्रोजेक्टिंग डिवाइस के। सो ए और इसी को हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डी एंड ई ओनली, जो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीडागोजी रेफर्स टू। तो बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पीडागोजी का क्या मतलब है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेकंड इज चाइल्ड साइकोलॉजी, थर्ड इज टीचिंग मेथड्स एंड फोर्थ इज इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। राइट, सो पीडागोजी की अगर हम बात करें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम पीडागोजी जो है वो कह सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है यहाँ पे, कि पीडागोजी में हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी भी आती है, पीडागोजी में हमारे टीचिंग मेथड्स भी आते हैं, इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग ये भी हमारे पीडागोजी में आते हैं, लेकिन ये तीनों हमारी ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम पीडागोजी बोलते हैं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना भी आता है, जिसमें हमारे टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड्स, इसके अलावा हमारा करिकुलम डिजाइन करना, सिलेबस बनाना, स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट है, इवेल्युएशन है वो करना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, राइट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्लान करना, तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी पीडागोजी में ही आती हैं। तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्योंकि वर्ड यहाँ पर मेंशन है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ मेटा कॉग्निशन। तो मेटा कॉग्निशन का हमें यहाँ पर बेनिफिट्स जो हैं वो बताने हैं। तो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है कि मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिसेस हेल्प लर्नर्स टू प्लान, मॉनिटर एंड इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेटा कॉग्निशन होता क्या है। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अपनी ही थिंकिंग के बारे में रिफ्लेक्ट करना, उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉग्निटिव प्रैक्टिसेस लर्नर्स को हेल्प करती हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको वो प्लान कर सकते हैं, उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है जो मेटाकॉग्निशन के बारे में कही गई है। सो ए स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला जा रहा है मेटाकोग्निटिव प्रैक्टिसेस मेक अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग ओवर एंड अबव द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेटाकोग्निटिव प्रैक्टिसेस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, वो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो लर्निंग में देते हैं ओवर एंड अबव द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनसे ज्यादा मेटाकोग्निशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाती है लर्निंग में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम अपनी ही थिंकिंग के बारे में, अपनी ही कॉग्निशन के बारे में वहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं। सी में बोला गया है मेटाकोग्निटिव प्रैक्टिसेस हेल्प टू इंप्रूव एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर्स। तो क्या मेटाकोग्निशन हेल्प करेगा लर्नर्स की जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उसको इंप्रूव करने में? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि वहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की होती हैं। और डी में बोला गया है कि मेटा कॉग्निटिव स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम वन कंटेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो एक कंटेक्स्ट में आपने क्या सीखा, राइट, अब जो नया कंटेक्स्ट आपके सामने आया है, क्या वहां पर जो स्टूडेंट है उनकी स्किल्स वो उनके नॉलेज को वो ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटाकोग्निटिव स्किल्स? तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मेटाकोग्निटिव स्किल्स हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू ट्रांसफर, बट दे हैव लर्नड फ्रॉम वन कंटेक्स्ट। एक कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या सीखा, क्या स्किल सेट वहां पर उन्होंने एक्वायर किया, उसको वो दूसरे में ले जा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटाकोग्निटिव स्किल्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा राइट आंसर इसलिए हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी एंड डी। Next question is a teacher is looking for a learning management system that can integrate with multiple assessment tools and track student progress. Which platform is best suitable for this? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टीचर है, वो एक LMS जो है उसको यूज करना चाहता है। LMS हमारा यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से जो मल्टीपल असेसमेंट टूल्स हैं उनको वो इंटीग्रेट कर सकता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर हो सके। सो कौन सा प्लेटफॉर्म वहां पर टीचर को यूज करना चाहिए? सो चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है मूडल, देन वी हैव जूम, ग्रामरली एंड टर्निटिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मूडल। सो मूडल हमारा एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जो टीचर्स हैं
वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर वो कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं, असेसमेंट टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा मूडल। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक ऐप है हमारी, प्लेटफॉर्म है जूम, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट। ग्रामरली से हम जो है वो ग्रामर बेसिकली चेक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, तो ये भी नहीं होगा। और टर्निटिन हमारा प्लेगरिज्म चेक करने का एक सॉफ्टवेयर है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा मूडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमारी होती है जहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करके सीखता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में काफी अच्छे से बताया हुआ है। तो उसके एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर बताना है। सो एलिमेंट्स में हमारे पास ऑप्शंस में मेंशन है, देखिए अटेंशन दिया हुआ है, इसके अलावा है अटेंशन, एडेप्टेशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, राइट। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के होंगे। सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की अगर हम बात करें, सो अडेप्टेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में नहीं आता है। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ए, बी, डी एंड ई, जो बेसिकली दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग है इसमें रिटेंशन आएगा, राइट, इसमें अटेंशन आएगा। तो सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर आपको ऑब्जर्व करके सीखना है, सो आप अटेंशन देंगे एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को, कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स हैं, ये टीचर है, या कोई और रोल मॉडल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अपना अटेंशन देना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। अटेंशन के बाद आप करेंगे क्या, आप उसको रिटेन करेंगे अपनी मेमोरी में, जो भी आपने सीखा उसको रिटेन करने की आप कोशिश करेंगे। सो अटेंशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है वो रिटेंशन आता है। रिटेंशन के अलावा हमारा प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन का मतलब जो भी आपने सीखा, आपने ऑब्जर्व किया ऑब्वियसली किसी को, तो जब आपने किसी को ऑब्जर्व किया और वहां से कुछ सीखा, तो उसको फिर आप प्रोड्यूस भी करेंगे, यानी कि अपने बिहेवियर में भी लेकर के आएंगे। तो जब आप अपने बिहेवियर में लेकर के आएंगे, एक्चुअल में लर्निंग वो तब होगी, राइट, क्योंकि आपने उस बिहेवियर को पूरी तरह से इमिटेट अब कर लिया है। और इसमें हमारे पास मोटिवेशन का एलिमेंट भी आता है। मोटिवेशन का मतलब है कि जिस तरह से आप किसी दूसरे को देख रहे हैं और वहां पर सीख रहे हैं, तो किसी को देख करके सीखने की एक मोटिवेशन, एक जील भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे ऑब्वियसली, राइट। तो इसलिए हमारी जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इसके हमारे यहाँ पर यही एलिमेंट्स आएंगे, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। अडेप्टेशन हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट नहीं है। और ये भी आप याद रखेंगे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए कि जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, इस कंसेप्ट, इसके जो कंसेप्ट है इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है बाय द एल्बर्ट बेंड्यूरा इन द सोशल लर्निंग थ्योरी। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो दी हुई हैं, राइट, जैसे कि राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसके अलावा नंबर्ड हेड्स टुगेदर, सी इज फिश बॉल एंड डी इज पीयर टीचिंग। सो इनको इनके मीनिंग के साथ हमें लिस्ट 2 में जो मीनिंग मेंशन्ड है उनके साथ यहाँ पर मैच करना है। सो लिस्ट 2 में जो मीनिंग्स दिए हुए हैं हम वहां से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम उसको किस कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी के साथ मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू ए कोर ग्रुप डिस्कशन, राइट। एक कोर ग्रुप डिस्कशन को ऑब्जर्व करना और लिसन करना, ये हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी में होती है, तो ये हमारे फिश बाउल में होता है, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको सुनते हैं, राइट। सेकंड में देखिए दिया गया है स्टूडेंट टीचिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक्स टू अदर। तो स्टूडेंट्स ही कुछ जो दूसरे टीचर, दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं, अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीयर टीचिंग, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। थर्ड में देखिए यहाँ पर दिया गया है डिस्कसिंग ए टॉपिक इन टर्न विद इन ए स्मॉल ग्रुप, राइट। एक स्मॉल ग्रुप के साथ टॉपिक को डिस्कस करना, डिस्कसिंग ए टॉपिक इन टर्न विद इन ए स्मॉल ग्रुप। तो इसको बेसिकली कहते हैं राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें एक स्मॉल जो ग्रुप है हमारा उसमें हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। और असाइनिंग रोल्स एंड रोटेटिंग ग्रुप्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारा होता है नंबर्ड हेड टुगेदर में। इसका यूज, इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का हम यूज करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशंस को इंक्रीज करने के लिए। इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज हमने 4 ग्रुप बना दिए, अब इन 4 ग्रुप्स के हमने जो है वो 4 हेड्स बना दिए, राइट। होता क्या है फिर जनरली कोऑपरेटिव लर्निंग में कि जो हेड है वो ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, जो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम रोटेट करते रहेंगे। कभी हम एक ग्रुप में किसी दूसरे को ले आएंगे, जो पर्टिकुलर पर्सन हेड नहीं था उसको हेड बना देंगे। तो ये हम करेंगे नंबर्ड हेड्स टुगेदर इस स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 2।
Next question is the 10 category system that attempts to measure all the verbal interactions in the classroom was developed by। तो यहाँ पर 10 कैटेगरी सिस्टम है एक, जिसको वर्बल इंटरेक्शंस को मेजर करने के लिए जो है वो दिया गया है। क्लासरूम्स की वर्बल इंटरेक्शंस को इस सिस्टम की हेल्प से हम समझ सकते हैं, जिसको द 10 कैटेगरी सिस्टम कहते हैं। तो इसको बेसिकली किसने डेवलप किया था ये हमें बताना है। ऑप्शंस में देखिए दिया गया है रॉबर्ट फ्लेसर, बी एफ स्किनर, इजराइल शेफलर एंड नीड ए फ्लैंडर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज नीड ए फ्लैंडर। सो अगर हम यहाँ पर बात करें 10 कैटेगरी सिस्टम की, तो इसमें जो हमारा 10 कैटेगरी सिस्टम है इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और उनके अंदर फिर हमारी फर्दर कैटेगरीज हैं। जैसे कि देखिए टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस, तीन हमारी मेन कैटेगरीज होगी। उनके आगे हमारी फर्दर सब कैटेगरीज हैं। टीचर टॉक को हम रिस्पॉन्स यहाँ पर बोलते हैं, राइट, इनिशिएशन भी इसके अंदर आता है। देन इन स्टूडेंट टॉक में हमारे पास रिस्पॉन्स है, इनिशिएशन है, और देन वी हैव साइलेंस, राइट। और आगे हम टीचर टॉक में बात करें तो टोटल 7 हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज आती हैं। 10 कैटेगरी सिस्टम है तो 7 कैटेगरीज टीचर टॉक में हमारी आएंगी। एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, प्रेजिंग और एनकरेजिंग, एक्सेप्टिंग और यूजिंग आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। इसके अलावा आस्किंग क्वेश्चंस, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शंस एंड क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। और स्टूडेंट टॉक में हमारा आएगा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्लासरूम में और स्टूडेंट का इनिशिएशन। और साइलेंस में आता है साइलेंस ऑफ कंफ्यूजन। तो इनकी हेल्प से हम वर्बल इंटरेक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं इन क्लासरूम। और इस 10 कैटेगरी सिस्टम को दिया था नीड ए फ्लैंडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज क्रोनोलॉजिकली एज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हायरार्की ऑफ नीड्स को हमें यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इस हायरार्की ऑफ नीड्स को डेवलप किया था अब्राहम मास्लो ने। हमें यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली इन नीड्स को जो है वो लगाना है, राइट। तो सबसे पहले हमारी कौन सी नीड आती है? सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं जिसकी फूड, वाटर, शेल्टर, ये आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो सी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ई। जब एक इंसान की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं तो वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस लेने के बारे में तभी सोचोगे अगर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको खाने को खाना मिल नहीं रहा है और आप इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हो, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो नीड आती है वो है सोशल नीड्स, जिनको हम लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स भी बोलते हैं। जब ये नीड्स भी इंसान की पूरी हो जाती हैं फिर वो सेल्फ एस्टीम नीड्स की तरफ जाता है, राइट। और लास्ट में हमारी आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर देखिए हो जाएगी सी, ई, डी, बी, ए, जो दी है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी मास्लोस नीड हायरार्की, जिसमें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर हमारी सेफ्टी नीड्स आएंगी, लव एंड बिलोंगिंग्स हैं जिसको हम सोशल नीड्स भी बोलते हैं, देन एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मास्लो थ्योरी ये कहती है कि अगर आपकी लोअर नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं है तो आप हायर नीड की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे, राइट, नहीं जा सकते बेसिकली। इस हायरार्की में ही आपकी नीड्स जो है वो चलती हैं। ये अब्राहम मास्लो ने अपनी इस थ्योरी के कंसेप्ट में कहा था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।